मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड सेकेंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या विषय के अंतर्गत आज हम ज्ञान के स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी पहले वाली वीडियो के अंतर्गत हमने ज्ञान की प्रकृति को जाना था, अर्थात ज्ञान मीमांसा की प्रकृति या ज्ञान की प्रकृति को जाना था कि उसकी प्रकृति क्या है। अगर हम उस चीज को वापस शॉर्ट में रिपीट करते हैं तो ज्ञान की प्रकृति यथार्थता में है। यथार्थ क्या है आप और उसके लिए आपको विश्वास होना चाहिए और फिर बाद में यथार्थता के प्रमाण होने चाहिए, अर्थात कि हम जिस भी चीज किसी भी सूचना, क्योंकि ज्ञान प्रारंभिक स्तर पर सूचना मात्र होता है, वह ज्ञान तक कब पहुंचता है जब उसके लिए विश्वास विद्यमान होता है और उसको प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य या प्रमाण होते हैं, तभी वह ज्ञान के स्तर तक पहुंचता है या वह ज्ञान का रूप धारण करता है। ज्ञान और शिक्षा के संबंध को हमने देखा, क्योंकि निश्चित है कि ज्ञान और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ज्ञान को हासिल करने के लिए शिक्षा का होना अनिवार्य है, यानी कि शिक्षा के माध्यम से ज्ञान के स्तर तक या ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। तो शिक्षा और ज्ञान के मध्य घनिष्ठ संबंध को हमने देखा। आज हम देखेंगे ज्ञान मीमांसा के स्रोत, यानी कि ज्ञान को प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से हैं, किन किन माध्यमों से या स्रोतों से मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है या फिर ज्ञान मीमांसा को अर्जित किया जाता है। यहाँ पर एक बात मैं एक छोटी सी बात है जिसको कि मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि मीमांसा शब्द जिसके बारे में अब तक ज्ञान मीमांसा हम बार बार बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मीमांसा शब्द को समझना भी अनिवार्य है कि मीमांसा का अर्थ क्या होता है। मीमांसा का बहुत सरल सामान्य सा अर्थ है, यानी अब तक जितना हमने पढ़ा कुछ अनुमान आप लोगों को लग चुका होगा कि मीमांसा शब्द को किस रूप में समझा जा सकता है। इसका अर्थ है गहन गंभीर चिंतन या गहन चिंतन। गंभीर चिंतन या गहन चिंतन भी कहा जाता है। इसका जो समानार्थी शब्द है या ज्ञान मीमांसा के लिए हम अगर कोई पर्यायवाची शब्द का उपयोग कर सकते हैं तो वह है विवेचना। किसी भी चीज की विवेचना करना मीमांसा शब्द का अर्थ माना गया है। तो अगर हम ये चीज माने कि ज्ञान मीमांसा का अर्थ गंभीर चिंतन या गहन चिंतन होता है, अर्थात कि कोई भी सूचना, यहाँ पर ये बात स्पष्ट है कि कोई भी सूचना ज्ञान तक कब पहुंचती है या ज्ञान कब बनती है, जब इस सूचना के बारे में सभी साक्ष्यों को जुटाया जाता है, सभी साक्ष्य या प्रमाणों को जुटाया जाता है और उसके आधार पर इसे प्रमाणित किया जाता है। उसके आधार पर इसे प्रमाणित किया जाता है, तभी जब प्रमाण होते हैं। क्योंकि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मैंने ईश्वर को देखा, मैं ईश्वर के अस्तित्व को मानती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उसे देखा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जिसे मैंने देखा है वह ईश्वर है, विश्वास है मेरा, और मैं उसके प्रमाण प्रस्तुत करूंगी कि कौन कौन से ऐसे प्रमाण हैं जिनके आधार पर मुझे इस बात का विश्वास हुआ है। तो कहने का मतलब इस चीज के लिए गंभीर चिंतन होगा क्योंकि मैं किसी भी चीज पर विश्वास करने के लिए मुझे हर पक्ष पर, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने ईश्वर को देखा है ना, ईश्वर को देखा है और वह ईश्वर ही है, ईश्वर ही है। अगर मैं ये बात करती हूँ मैंने ईश्वर को देखा है और जिसे देखा है वह ईश्वर ही है, तो यही है मैं कब कह पाऊंगी ईश्वर ही है वह मैं कब कह पाऊंगी, क्योंकि इससे संबंधित मैं बहुत सारे ऐसे प्रमाण होंगे जिनको मैं देखूंगी, जांचूंगी
समझूंगी, अर्थात हर प्रमाण के बारे में गहन चिंतन करूंगी कि क्या वास्तव में ये एक मेरा भ्रम था या वास्तविकता थी। अगर जब मैं इस गहन चिंतन करूंगी तभी मैं इस तथ्य तक पहुंच पाऊंगी कि हाँ, मैंने जिसे देखा वह ईश्वर है, और मैं आपको संतुष्ट करने के लिए, आपको भी इसमें विश्वास दिलाने के लिए इन समस्त प्रमाणों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो इस आधार पर ज्ञान मीमांसा क्या है कि किसी भी सूचना के बारे में, तथ्य के बारे में गंभीर चिंतन करना, उसकी विवेचना करना ही ज्ञान मीमांसा कहलाता है। जब ये बात आती है कि ज्ञान मीमांसा गंभीर चिंतन के माध्यम से कोई भी ज्ञान को, सूचना को ज्ञान का रूप दिलाती है, तो यहाँ ये बात स्पष्ट है कि इसके लिए भी इसके सोर्स क्या है, साधन क्या है, या इसके स्रोत क्या है, यानी कि ज्ञान मीमांसा के सोर्स क्या है, इसके एपिस्टेमोलॉजी के सोर्स क्या है, इन्हें समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि किन स्रोतों के माध्यम से किसी भी सूचना के लिए हम प्रमाण इकट्ठा कर सकते हैं, या कोई भी बात प्रथम अवस्था में, यानी कि अपनी प्रारंभिक स्तर पर कोई भी तथ्य, कोई भी बात सूचना होती है। और ये सूचना कब होती है? जब हमने किसी न किसी स्रोत के माध्यम से इस सूचना की जानकारी प्राप्त की है। ठीक है, यानी कि कोई भी सूचना कब सूचना बनेगी? प्रारंभिक स्तर पर कोई भी तथ्य, कोई भी सूचना, कोई भी घटना, इसको यहाँ ये भी ले सकते हो, तथ्य, घटना या सूचना, उसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होगी? इसकी जानकारी हमें स्रोतों से प्राप्त होगी। जब ये स्रोत ही नहीं होंगे तो हम इस जानकारी को अर्जित नहीं कर पाएंगे। अर्थात कि इस जानकारी को हासिल करने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने इन स्रोतों का उपयोग करें। तो फिर ज्ञान मीमांसा के वो स्रोत कौन से हैं जो प्रारंभिक स्तर के तथ्य, घटना या सूचना की हमें जानकारी उपलब्ध कराते हैं? आज इन्हीं स्रोतों के बारे में हम अध्ययन करें। तो स्रोत कौन कौन से हैं ज्ञान मीमांसा के स्रोत? स्रोत यानी कि सोर्सेस। सोर्सेस कौन कौन से, किन किन सोर्सेस के आधार पर या किन सोर्सेस के उस पर हम इसको एपिस्टेमोलॉजी की सोर्सेस कौन से हैं जिनके आधार पर हम ये कहेंगे कि हम किसी विज्ञान को हासिल करते हैं या अर्जित करते हैं? तो सबसे पहला सोर्स क्या है? आप विचार कीजिए कि सबसे पहला सोर्स क्या हो सकता है? किसी भी घटना, तथ्य या सूचना को जब आप प्रथम अवस्था में प्रथम बार प्राप्त करते हैं तो उसका स्रोत क्या होगा? विचार कीजिए। अगर सही है तो इसको देखिए कि क्या आप सही हैं? आपने जो सोचा है क्या वो सही है? इंद्रियों के द्वारा, यानी कि हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। हमारी ज्ञानेंद्रियां 5 कौन कौन सी है? ये ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है? आँख, नाक, कान, जिह्वा या मुंह और त्वचा। ठीक है, आँख, नाक, कान, जिह्वा या मुंह या फिर और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अब हम प्रथम अवस्था में जब ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रथम सूचना को अर्जित करते हैं, देखिए, क्योंकि इसी के माध्यम से देखते हैं। जैसे आपने शिशु पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए कि एक बच्चा सबसे पहली बार किसी चीज को देखता है तो कितने विस्मित अवस्था में देखता है।
अपनी आंखों से। कौन सी ज्ञानेंद्रिय का उपयोग किया? आंखों से। आंखों से इसने इनको देखा, कानों से इनकी आवाज सुनी। आवाज किससे सुनी? कान से। यानी कि आंखों से देखकर उसने समझा कि कौन सा बिल्ली है, कौन सा कुत्ता है। आवाज से उसने अनुभव किया, दोनों को देखा, दोनों के चार पैर, एक जैसे कान, शरीर छोटा, तो वो निश्चित है कि भ्रमित हो सकता है कि कौन सा बिल्ली है, कौन सा कुत्ता है। अब दोनों की आवाज को सुना, कुत्ते ने भाव भाव किया और बिल्ली ने म्याऊं म्याऊं किया, तो वो दोनों के अंदर को उसने समझा कि हाँ, भाव भाव जो कर रहा है वो कुत्ता है और म्याऊं म्याऊं जो कर रही है वो बिल्ली है। अर्थात यहाँ पर उसने दोनों ज्ञानेंद्रियों का उपयोग किया। उसने अपनी दृश्येंद्रिय ज्ञानेंद्रिय यानी कि आंखों का उपयोग किया और श्रवणेंद्रिय ज्ञान कान का उपयोग करके और उसने इस ज्ञान को अर्जित किया। यानी कि प्रथम अवस्था में इसको देखा, क्योंकि जब तक देखेगा नहीं तब तक इन दोनों के अंतर को वो समझेगा कैसे। अर्थात प्रथम अवस्था, प्रथम जो सूचना थी वो कुत्ता और बिल्ली को उसका देखना था। दूसरी जो सूचना थी, अब वो ज्ञान के लिए प्रमाण इकट्ठे हो रहे हैं कि भाई कुत्ता भाव भाव करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, कुत्ते का शरीर बिल्ली से कुछ बड़ा होता है, बिल्ली का शरीर कुत्ते से कुछ छोटा होता है, कुत्ते का लंबा होता है। यानी कि ये प्रमाण वो धीरे धीरे अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से देखता है और समझता है। अर्थात कोई भी ज्ञान व्यक्ति अपनी सबसे पहली जो अवस्था है या सबसे पहला सोर्स है वो ज्ञानेंद्रिय है। दूसरा जो सोर्स यहाँ पर आता है वो है तर्क बुद्धि। तर्क बुद्धि यानी कि तर्क के माध्यम से व्यक्ति तथ्यों को या कहना चाहिए प्रमाणों को एकत्रित करता है। कहने का मतलब कि कुत्ता और बिल्ली, हम इसी एग्जांपल को लेकर चलते हैं, कुत्ता और बिल्ली। कुत्ता और बिल्ली। अब यहाँ देखिए, प्रथम अवस्था में उसने देखा दोनों एक जैसे लगे उसे। अब वो अपनी तार्किक बुद्धि का उपयोग करता है कि भाव भाव किया, ये आवाज अलग है, म्याऊं की आवाज अलग है। अर्थात ऐसी आकृति वाला भाव भाव करता है और ऐसी आकृति वाला म्याऊं म्याऊं करता है। मम्मी ने आवाज लगाई, देख डॉगी आया, पीछे खसक जा। बिल्ली आ गई है, गेट बंद कर दे। यानी कि उसने इस चीज को सुना। डॉगी उसके लिए बोला, बिल्ली इसके लिए बोला। जिसके लिए पीछे खसकने को बोला वो डॉगी था और जिसके लिए गेट बंद करने को कहा वह बिल्ली थी। कहने का मतलब वो एक तार्किक बुद्धि का उपयोग करता है कि कौन सी बिल्ली है और कौन सा कुत्ता है। कहने का मतलब कि व्यक्ति किसी भी सूचना को ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त सूचना को ज्ञान के रूप में स्वीकार करने के लिए वो अपनी तार्किक बुद्धि का उपयोग करता है। उसके लिए क्यों, क्या, कैसे, कब, किस लिए जैसे प्रश्नों का उपयोग करता है और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर को जब वो खोजता है वही उत्तर प्रमाण होते हैं और उसके आधार पर वह ज्ञान तक पहुंच पाता है। अगली बात जो यहाँ पर आती है वो है ज्ञान का दूसरा है शब्द या अपवचन। शब्द, इसको तीन तरह से हम बोल सकते हैं, शब्द, अपवचन या साक्ष्य। निश्चित है। अब यहां पर शब्द, अपवचन या साक्ष्य ये क्या है? ये सीधी है कि दूसरों के शब्द दूसरों के वचन या शब्द, दूसरों के वचन या शब्द, अपवचन, शब्द या साक्ष्य कहलाते हैं। यहाँ पर व्यक्ति अपनी तार्किक बुद्धि का उपयोग नहीं करता है। जो जैसे कि किसी ने टीचर ने कुछ कहा, गुरु ने कुछ कहा, जैसे हमको हमारे गुरु ने जो कुछ कहा हमने उस चीज को यथावत स्वीकार किया। किसी विशेषज्ञ ने जो उसके बारे में बताया हमने यथावत उसे स्वीकार
किया, क्योंकि हम यहाँ पर उसके बातों में, उसके ज्ञान के स्तर में हम विश्वास रखते हैं, इसीलिए उसने जो कुछ कहा है हमने यथावत स्वीकार किया है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था कि नीम के वृक्ष में औषधीय गुण विद्यमान है। अब उसको हमने, ये चीज जो है, ये शब्द है, ये वाक्य है, ये शब्द है, आपके वचन है या फिर साक्ष्य है, क्योंकि नीम में औषधीय गुण विद्यमान होते हैं। अब हमने उसका पुनः प्रयोग करा, रासायनिक क्रिया और सब कुछ करके उसको चोट पर लगाकर और वास्तव में प्रमाणित कर, हमने वो नहीं किया। हमने कहा, हमको कहा कि नीम में इसके गुण विद्यमान होते हैं। चैत्र के महीने में कच्ची नीम की पत्तियां खानी चाहिए, वो साल भर स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। हम बिना सोचे हम उस चीज को स्वीकार करते हैं, हम इसका उपयोग करते हैं। बरसात के सीजन के अंदर नीम के पानी से नहाना चाहिए, जिससे कि बरसाती जो बैक्टीरिया होते हैं, जो आपकी त्वचा को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, फंगल हो जाता है या जो भी है, उससे बचने के लिए नीम के पानी का उपयोग करना चाहिए। अब हम प्रथम बार जब हमने उपयोग किया, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया, पीढ़ी दर वो ज्ञान हस्तांतरित हुआ, उसको हमने यथावत स्वीकार किया। उपयोग करने के बाद हमें लाभकारी लगा, तो हम उसको नियमित उसका उपयोग करने लगे। तो कहने का मतलब शब्द, अभिवचन या साक्ष्य के अंतर्गत दूसरों के कहे गए बात, शब्द या उसके साक्ष्य पर विश्वास करके हम उसे यथावत स्वीकार करते हैं। अगली बात इसके अंतर्गत अगला जो आता है, अंतःप्रज्ञ। अंतःप्रज्ञ और दूसरा यहाँ पर है अंतर्दृष्टि। अंतःदृष्टि, अंतःप्रज्ञ और अंतःदृष्टि, ये अंतःप्रज्ञ यानी कि मन से उपजता है, और अंतःदृष्टि जो कि आपकी अंतः स्वयं में किसी चीज को देखने समझने की क्षमता विद्यमान होती है। अब दोनों में अंतर पाया जाता है, हालांकि ये दोनों बहुत करीब हैं, लेकिन इन दोनों में फिर भी अंतर पाया जाता है। अंतःप्रज्ञ के अंतर्गत व्यक्ति को स्वयं दिखाई देता है, स्वयं सूझता है। जैसे कि हमारे ऋषि मुनियों ने औषधीय विज्ञान की जो उत्पत्ति की या उसके बारे में कहा, बताया, तो वो क्या था? उनका अंतःप्रज्ञ था कि वो जब वनस्पति, जो जंगली जड़ी बूटियां हैं, उनके बीच में वनों में रहते हुए उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ, उनके अंदर से ये बात उपजी, क्योंकि जब किसी पेड़ पौधे या किसी जड़ी बूटी का उन संपर्क में वो आए, तो उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि ये लाभकारी है, हो सकते हैं या होने चाहिए, तो उन्होंने उसका उपयोग प्रारंभ किया। और अंतःदृष्टि यानी कि किसी चीज को बालक कुछ कर रहा है, तो आपके उसके कार्य करने के तरीके, कार्य उसके व्यवहार करने के तरीके से आप में ये अंतर्दृष्टि है, जो आपको संकेत देती है कि बालक कुछ गलत करने वाला है या इससे हानि पहुंच सकती है। इसको हम सिक्स सेंस जिसको कहते हैं, हम इसे सिक्स सेंस की तरह भी हम इसको उपयोग में छठी इंद्रिय सिक्स सेंस के रूप में इसको समझ सकते हैं कि आपका सिक्स सेंस या आपकी छठी इंद्रिय आपको संकेत देती है कि यहाँ अमुक व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला कार्य के कोई अच्छे परिणाम आएंगे या कोई दुष्परिणाम आ सकते हैं। आप उस चीज को पहले ही समझ लेते हैं। और अंतःप्रज्ञ यानी कि वो अंदर से उस चीज के बारे में उत्पन्न होता है कि हाँ, जैसे कि हम तुलसी के पौधे में या नीम के पौधे में औषधीय गुण विद्यमान है, तो ये चीज कहाँ प्रथम बार जो थी वो अंतःप्रज्ञ अवस्था से उत्पन्न होगी, और उसी ज्ञान को बाद में शब्द, साक्ष्य या शब्द के रूप में मान्यता या उसको उस दर्जा, उसका स्वरूप प्राप्त हुआ, लेकिन प्रारंभिक अवस्था जो थी वो अंतःप्रज्ञ अवस्था थी। अगली बात यहाँ पर अगला जो हमारा है वो है प्रयोगात्मक।
निश्चित है प्रयोग के माध्यम से ज्ञान को अर्जित किया जाता है। हमने कहा कि नीम के वृक्ष में, तुलसी के पौधे में, नीम के उसमें औषधि गुण विद्यमान होते हैं। हमने इसको कब स्वीकार किया? जब हमने यथावत इनके माध्यम से स्वीकार किया, तभी तो हमने उनका प्रयोग करना प्रारंभ किया। प्रयोग के माध्यम से हम आत्मविश्वास पर पहुंचे कि हाँ ये सत्य है। अब यहाँ पर प्रयोग के माध्यम से, जैसे बहुत सारी ऐसी है कि विभिन्न प्रकार के रसायनों के मिलाने से अमुक प्रकार का पदार्थ का निर्माण होता है, या जब हम ये कहते हैं कि जो हमारे घर की सब्जियों वगैरह का जो कूड़ा है या सब्जियों के छिलके वगैरह जिनको हम यूं ही सड़क पर फेंक देते हैं, उसको आप खाली जमीन पे गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दीजिए, जिससे कि वो स्वयं एक खाद का रूप बनती है। धीरे धीरे वो खाद का रूप धारण करती है और वो एक बेहतरीन और अच्छी खाद होती है। अब प्रयोग किया हमने, उसका अच्छे परिणाम प्राप्त हुए, तो हमने उसका और अधिक प्रयोग करना प्रारंभ किया। कहने का मतलब कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयोग विधि का भी उपयोग किया जाता है। प्रयोग के माध्यम से भी हम सीखते हैं, किसी भी चीज को ज्ञान तक पहुंच पाते हैं। अगली बात जो हमारी यहाँ आती है वो है श्रुति। श्रुति, श्रुति का संबंध धार्मिक ज्ञान से है, धार्मिक ज्ञान से है। यानी कि धार्मिक ग्रंथ, उपनिषद, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, ये क्या है? ये एक तरह से श्रुति है और मनुष्य इन श्रुतियों के माध्यम से ज्ञान को अर्जित करता है, जानता है, समझता है। तात्कालिक सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, ये सारी चीजें हमारी इन श्रुति या धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत लिखी गई है। धर्म क्या कहता है, मनुष्य को किस प्रकार के नीतिपूर्ण जीवन को जीना चाहिए, क्या है मानव सभ्यता के विकास के लिए मनुष्य को किस प्रकार के मूल्यों को अपनाना चाहिए, किस प्रकार के नैतिक मूल्य उसके होने चाहिए, इन सबको जानने या समझने के लिए श्रुति जो है वो भी एक महत्वपूर्ण, यानी कि ये धार्मिक विद्या या ग्रंथों से संबंधित है, जिनके आधार पर हम समझते हैं कि इन श्रुतियों के अंतर, इन्हें श्रुति क्यों कहा गया? इन्हें श्रुति इसलिए कहा गया है कि ये जो धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ ये श्रुति का रूप धारण करते हैं। इन ग्रंथों को इन्होंने लिखा है हमारे ऋषि, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा इनको लिखा गया था। अब हमारे इन ऋषि मुनियों की जो अंतःप्रज्ञ अवस्था से जो ज्ञान उन्होंने हासिल किया था, उस ज्ञान को उन्होंने इन श्रुतियों के अंदर इकट्ठा किया और इनमें भी एकत्रित करते चले। और यहाँ पर इन ऋषि मुनियों के द्वारा इनके जीवन के अनुभव, इनके अंतःप्रज्ञ से प्राप्त हुआ ज्ञान, इनकी अंतर्दृष्टि से देखे गए तथ्यों के बारे में उन्होंने जितने भी इनके अनुभव थे उनको इन श्रुतियों के अंतर्गत संकलित करते चले गए और वे हमारे लिए ज्ञान का एक बेहतरीन और बहुत अच्छा स्रोत के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है, उपस्थित है, जिनके माध्यम से हम हमारे पूर्वजों ने क्या, किस तरह से विकास किया, किस तरह का जीवन जिया और अपने जीवन को अच्छा सुगम बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए उन्होंने किस प्रकार से कार्य किए थे, इन सब की जानकारी हमें इन श्रुति के माध्यम से मिलती है। अर्थात हमारे वर्तमान विकासशील, विकसित जिस अवस्था में हम लोग हैं, उस अवस्था की प्रारंभिक अवस्था क्या थी है, उसकी विकास यात्रा क्या है, उसको समझने के लिए, उनके अनुभवों को अर्जित करने के लिए इन श्रुतियों का उपयोग किया जाता। अगली बात, अगली चीज यहाँ पर आती है प्रकृति, नेचर। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। अब इस समय आप देखिए कि संपूर्ण विश्व में बहुत सारे राष्ट्रों में लंबे समय तक लॉकडाउन रहा। इस लॉकडाउन से ये आपने अनुभव किया होगा कि एक जो हमारे पूरी
बातें, जैसे आप ये देखिए कि आप लोगों ने कईयों ने सुना होगा, टीवी पर सुना होगा, न्यूज़पेपर्स में सुना होगा कि पॉल्यूशन की जो परत खत्म हुई उससे आप ये देखिए कि गुड़गांव से हिमालय की हरियाणा के 200 किलोमीटर दूर से हिमालय की पहाड़ियां नजर आ रही थी, बर्फ नजर आ रही थी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारी प्रकृति ने हमें ये चीज सिखाई कि किस तरह से इस प्रदूषण की वजह से प्रकृति को कैसा नुकसान हो रहा है। बरसात की जो इस समय स्थिति है, हमने राजस्थान के इस क्षेत्र में कभी इतनी बरसात नहीं देखी, लेकिन इस साल एक ये कहा जाए कि बॉम्बे और पूना जैसे जो बरसात का एक क्रम है, उस तरह का क्रम हमें देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब प्रदूषण की वजह से किस तरह का नुकसान हमें देखना पड़ा, प्रकृति ने हमें ये चीज सिखाई। अगला जो स्रोत है वो है पुस्तक। अब इसके बारे में समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मूल जो हमारा माध्यम है विद्यालयों में, वो विद्यालयों में ज्ञान का जो मूल स्रोत है, मूल आधार है, वो पुस्तक ही है। और फिर है अनुकरण। बच्चा शिक्षक का बहुत बड़ा अनुकरण, शिक्षक के हर बात का अनुकरण करता है। अब अनुकरण के माध्यम से भी हम बहुत सारी चीजों को सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। कोई कार्य किसी को करते देखा, हम उसको हम कर रहे हैं और वो कर रहा है, हमारे कार्य से परिणाम हमें उतने प्राप्त नहीं हुए जितना दूसरे वाले के कार्य में परिणाम अच्छे दिखाए, तो आपने उसको स्वीकार किया, अनुकरण किया। बिजनेस में भी जैसे यार उसका बिजनेस का तरीका अच्छा, उसने बहुत अच्छे से, उसको बहुत आमदनी अच्छी होती, तो मैंने अपने बिजनेस में उसके तरीके को अपनाया, उसका अनुकरण किया और अपने बेहतर और बहुत अच्छे व्यवसाय का गुण सीखने का मुझे अवसर मिला। और अंतिम बात आती है मानवीय प्रयास। मानवीय प्रयास क्या है? मनुष्य क्या स्वयं के द्वारा किया जाने वाला प्रयास उसे ज्ञान दिलाने में महत्वपूर्ण स्रोत का कार्य करता है, जिसमें उसकी जिज्ञासा, अभ्यास और संवाद। क्या क्या चीज आते हैं उसमें? उसकी जिज्ञासा, प्रयास और संवाद। इनके बिना मनुष्य नहीं सीख सकता है। अर्थात कि मनुष्य को अगर सीखना है, अगर उसमें मानवीय प्रयास है, तो अगर उसमें जिज्ञासा होगी तभी तो सीख पाएगा, उसमें प्रयास करेगा तो ही वो सीख पाएगा, और वो संवाद जब तक आपस में एक दूसरे संवाद नहीं करेगा तब तक वो ज्ञान को हासिल नहीं कर पाएगा। आशा करती हूँ कि ज्ञान के स्रोत क्या है, सोर्सेस कौन कौन से हैं, एपिस्टेमोलॉजी के सोर्स क्या हैं, किस तरह से वो ज्ञान अर्जित करने में, नॉलेज गेन करने में हमारा सहायता करते हैं, ये बात आपको समझ में आई होगी। इस आधार पर आपको एक होमवर्क करना है, उसमें ज्ञान मीमांसा के स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। ज्ञान मीमांसा के स्रोत कौन कौन से हैं, उन्हें समझाइए। ज्ञान मीमांसा के स्रोत, आप ये प्रश्न कर लीजिए, स्रोत कौन कौन से हैं, समझाइए। ठीक है, ज्ञान मीमांसा के स्रोत कौन कौन से हैं, उन्हें समझाइए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगाकर निकलिए और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।